हेलो डियर स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल डी ट्रिपल एस बी फैक्ट्री। आप सभी को ये बात पता है कि हमने टीजीटी मैथ्स का न्यू बैच शुरू किया है जिसमें हम वेक्टर कैलकुलस कर रहे हैं अब। वेक्टर कैलकुलस की जो यूनिट 4 थी वो हमने कंप्लीट कर ली थी, बट इसमें एक छोटा सा डाउट था जो कि मैं दोबारा से इस चीज को एक्सप्लेन कर रहा हूं, आपको समझ में आ जाएगी। देखो ध्यान से, मैंने आपको क्या बताया था कि यूनिट टेंजेंट कैसे निकलता है। जो आर टी वेक्टर है उसका डेरिवेटिव करो तो आ जाएगा टेंजेंट वेक्टर। ठीक है, टेंजेंट वेक्टर आ गया, फिर उस टेंजेंट वेक्टर को हम डिनोट करते थे डी आर वेक्टर से। क्लियर है। और अगर हम उस टेंजेंट वेक्टर का यूनिट वेक्टर निकाल देते थे तो वो आ जाता था यूनिट टेंजेंट वेक्टर। क्लियर। और उसमें हम पैरामीटर किसको रखते थे? टी को रखते थे, टाइम को रखते थे। क्लियर। अब आ जाइए यहां पर, अब की बार पैरामीटर हमने चेंज कर दिया है, पैरामीटर बना दिया आर्क लेंथ को, वेयर एस इज आर्क लेंथ पैरामीटर ऑफ द कर्व। तो इसको कैसे डिनोट करेंगे? अब आर वेक्टर और पैरामीटर में लेंगे एस को, आर वेक्टर एस। ठीक है। तो अब अगर आर्क लेंथ पैरामीटर हो तो यूनिट टेंजेंट वेक्टर यही होता है, मतलब डी आर वेक्टर अपॉन डी एस ही यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है। उसमें अलग से इसका यूनिट वेक्टर निकालने की जरूरत नहीं है। अगर आर्क लेंथ पैरामीटर है तो डी आर वेक्टर अपॉन में डीएस ही यूनिट टेंजेंट वेक्टर होता है अगर आर्क लेंथ पैरामीटर है, वेयर दिस एस इज आर्क लेंथ। इज इट क्लियर? डेफिनेशन क्लियर हो गई? अच्छे से चेक कर लिया मैंने, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, बिल्कुल ठीक है। ठीक। अब आ जाइए कर्वेचर पर। कर्वेचर क्या थी? इसको हम के से डिनोट करते थे, और के का जो ये नीचे वाला पैर है इसको थोड़ा ऐसे घुमा देते थे ऊपर की तरफ। ठीक है, ये इसकी नोटेशन है। रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर, बस यहां पर ये कमी थी कि यहां यूनिट टेंजेंट वेक्टर लिखना था। ठीक है, तो ये यूनिट टेंजेंट वेक्टर है। रेट ऑफ चेंज ऑफ दिस यूनिट टेंजेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। ये जो यूनिट टेंजेंट वेक्टर आया है जिसकी नोटेशन हमने टीएस से रखी है, पहले हम यूनिट टेंजेंट वेक्टर जब टाइम पैरामीटर होता था तो टी टी लेते थे, लेकिन अब यूनिट टेंजेंट वेक्टर की नोटेशन क्या है जब आर्क लेंथ पैरामीटर है? टीएस। ठीक है। सो रेट ऑफ चेंज ऑफ यूनिट टेंजेंट वेक्टर विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ। तो रेट ऑफ चेंज विद रिस्पेक्ट टू आर्क लेंथ कैसे निकालेंगे? इसका यूनिट टेंजेंट वेक्टर का डी टी अपॉन में डीएस करके इसका मैग्नीट्यूड निकाल दो, बस वो आर्क लेंथ वो ये आ जाएगी कर्वेचर के। क्लियर। वेयर दिस टी इज यूनिट टेंजेंट वेक्टर एंड एस इज आर्क लेंथ। इनको याद कर लेना भाई, देखो ये फॉर्मूले हैं, ये तो याद करने ही पड़ेंगे। आई होप समझ में आ गया होगा। अब एक बार मैं आपको सिलेबस दिखा देता हूं, फिर आपको ये क्लियर हो जाएगा कि हम क्या कर रहे हैं। ये सारी चीज हम कंप्लीट कर चुके हैं वेक्टर कैलकुलस की। तो इन सभी पेपर में एक जगह पर और थोड़ा वेक्टर कैलकुलस का पार्ट है जो है मल्टीवेरिएट कैलकुलस में। और मल्टीवेरिएट कैलकुलस में भी दो जगह है कैलकुलस का पार्ट। एक तो डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, डाइवर्जेंस एंड कर्ल, ग्रेडियंट डाइवर्जेंस कर्ल करना पड़ेगा, एंड डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड करनी पड़ेगी। ये हम इस क्लास में कंप्लीट करेंगे। उसके बाद ग्रीन स्टोक्स एंड गॉस डाइवर्जेंस थ्योरम, ये है यूनिट 4, ये बच जाएगी। ये पोर्शन आज मैं कंप्लीट करवा दूंगा इस क्लास में। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज की क्लास। लेट मी ओपन द नोट्स। यस, तो सबसे पहले है, लेट मी जूम अ लिटिल बिट। तो सबसे पहले है डेफिनेशन वेक्टर कैलकुलस, डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड। डेफिनेशन ऑफ वेक्टर फील्ड, अ वेक्टर फील्ड इज अ फंक्शन। वेक्टर फील्ड क्या है? एक फंक्शन है दैट असाइंस अ वेक्टर टू एवरी पॉइंट इन द रीजन ऑफ स्पेस। मतलब जो स्पेस है उसमें कोई भी पॉइंट है उसको एक वेक्टर असाइन करता है वेक्टर फील्ड। जैसे मैं अगर डायग्राम से अगर आपको समझाऊं, लेट मी टेक अ पेज। यस, देखो, जैसे ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है, और ये जेड एक्सिस है। ठीक है, और ये पूरा स्पेस है। यहां पर ये कोई पॉइंट है पी, ये कोई पॉइंट है पी। तो जो मेरी वेक्टर फील्ड होगी ना, यहां पर जितने भी पॉइंट हैं, इस पी टाइप के पॉइंट जितने भी हैं, उन सभी को एक वेक्टर असाइन कर देती है। ठीक है, और ये हो गया इसका वेक्टर, ये वेक्टर। क्लियर।
तो वो वेक्टर फील्ड कहलाएगी जो स्पेस के हर पॉइंट को वेक्टर असाइन कर देती है। लेट मी रीड इट अगेन। अ वेक्टर फील्ड इज अ फंक्शन दैट असाइंस अ वेक्टर टू एवरी पॉइंट इन द रीजन ऑफ स्पेस। तो वो हो जाएगी वेक्टर फील्ड। अब एग्जांपल देखो, आपको एग्जांपल देखते ही समझ में आ जाएगा सारी डेफिनेशन क्या थी। कंसीडर द वेक्टर फील्ड, हमें एक वेक्टर फील्ड दे दी एफ वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड। क्या दी है? एक्स आई कैप, वाई जे कैप, जेड के कैप। ठीक है, अब मैंने कोई भी पॉइंट उठा लिया स्पेस में से 1,2,3 एट 1,2,3। इस पॉइंट पे बताओ ये क्या वेक्टर असाइन करेगी? ये वेक्टर फील्ड इस पॉइंट पे क्या वेक्टर असाइन करेगी? तो हम इसमें एक्स वाई जेड की जगह 1 2 3 पुट कर देते हैं, तो ये वेक्टर मिल गया हमें इस पॉइंट का, आई कैप प्लस 2 जे कैप प्लस 3 के कैप। ऐसे अगर और कोई पॉइंट उठा लो, 2 1 1 उठा लो, तो एफ वेक्टर 2,1,1 इज इक्वल टू, इसमें पुट कर दो एक्स की जगह पे 2 आई कैप एंड वाई की जगह पे 1 जे कैप और जेड की जगह पे 1 पुट होगा के कैप। तो ये वेक्टर मिल गया मेरे को। ठीक है, सो वेक्टर फील्ड वो फंक्शन होता है जो असाइन करता है वेक्टर को हर एक पॉइंट पे इन द रीजन ऑफ स्पेस। स्पेस में जितने भी पॉइंट हैं उन सभी पॉइंट्स पे एक वेक्टर असाइन कर देता है। उस फंक्शन को हम वेक्टर फील्ड बोलते हैं। अभी इस एग्जांपल से भी समझा दिया। अब आ जाइए ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस और कर्ल, ये क्या चीज होती है? अब देखो, सबसे पहले पढ़ेंगे ग्रेडियंट। कंफ्यूज बिल्कुल नहीं होना है, ठीक है? जैसा मैं बोलता जाऊं एक बार कान खोल कर सुनते जाना, दिमाग खोल कर सुनते जाना। ठीक, आप बिल्कुल कंफ्यूज नहीं होगे इसमें अगर एक बार ध्यान से सुन लिया तो। ठीक है, और 2-3 पेज में ही आपको ग्रेडियंट, डाइवर्जेंस, कर्ल का सारा कॉन्सेप्ट A1 क्लियर हो जाएगा। जितने भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं सभी मैंने लिख दिए हैं और दोबारा से इन नोट्स को बनाया, नहीं तो मैं पुराने नोट्स से भी आपको पढ़ा सकता था। ठीक है, ये देखो ग्रेडियंट। ये ग्रेडियंट निकालने के लिए हम इस ऑपरेटर का यूज करते हैं जिसको बोलते हैं ऑपरेटर, इस डेल्टा टाइप इस साइन को, और इसके ऊपर लगाते हैं हम वेक्टर साइन। ठीक है, इसको क्या बोलते हैं? ऑपरेटर। अब ये ऑपरेटर है क्या? ये है डेल ओवर डेल एक्स आई कैप प्लस डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। ठीक है, ये ग्रेडियंट ऑपरेटर है। इसकी नोटेशन है डेल और इसके ऊपर वेक्टर लगाते हैं हम। पहले डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप प्लस डेल ओवर डेल जेड के कैप। हो गया याद? अब देखो, ये तो सिंपल है ग्रेडियंट ऑपरेटर। अगर मेरे को अब ये ग्रेडियंट किसी फंक्शन का निकालना हो तो वो हो जाएगा ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन। सो ये ग्रेडियंट ऑपरेटर लगा दिया फंक्शन के ऊपर क्योंकि मेरे को ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन निकालना है। तो अब क्या करेंगे? अब जो मेरा फंक्शन है उसको कुल मिला के इस पूरे के साथ f मल्टीप्लाई ही हुआ है, तो यहां पर भी f आ जाएगा, यहां भी f आ जाएगा, यहां भी f आ जाएगा। सो ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन की वैल्यू क्या हुई? डेल्टा f इज इक्वल टू डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप। कई जने इसको कर ली एफ अपॉन कर ली एक्स ऐसे भी बोलते हैं, तो आप कुछ भी बोल सकते हो, वो कोई दिक्कत नहीं है। तो डेल एफ अपॉन डेल एक्स आई कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल वाई जे कैप प्लस डेल एफ अपॉन डेल जेड के कैप। ठीक है, और ये एक वेक्टर निकल के आया, सो इट इज अ वेक्टर क्वांटिटी। सो ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन इज अ वेक्टर क्वांटिटी, और ग्रेडियंट खुद खुद भी एक वेक्टर क्वांटिटी है। ठीक है, क्योंकि ये देखो वेक्टर है, और ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन भी एक वेक्टर क्वांटिटी होगी। अब इसके बाद आ जाइए डाइवर्जेंस ऑफ फंक्शन पे। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। अब की बार ये फंक्शन था सिंपल, वेक्टर फंक्शन नहीं था, सिंपल फंक्शन था, तो उसका हमने निकाला था ग्रेडियंट। लेकिन अगर ये फंक्शन वेक्टर फंक्शन हो तो इसी चीज को बोलेंगे डाइवर्जेंस। क्या बोलेंगे? डाइवर्जेंस। फिर इसका नाम चेंज हो जाता अगर ये वेक्टर फंक्शन हो तो। काम यही करेंगे बस। अगर ये स्केलर फंक्शन है तो इसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, और ये एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अगर इसी स्केलर फंक्शन की जगह अगर कोई वेक्टर फंक्शन हो तो हम उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन, जैसे कोई वेक्टर फंक्शन ले लिया एफ वेक्टर एक्स कोमा वाई कोमा जेड, f1 आई कैप, f2 जे कैप, f3 के कैप। ठीक है, आप छोटे f1 f2 f3 भी ले सकते थे, तो डरो मत, बस हम समझाने के लिए लिख रहे हैं ये। ठीक, तो कोई वेक्टर फंक्शन है, इसका अब क्या निकालना है? डाइवर्जेंस ऑफ f। तो डाइवर्जेंस का मतलब ये डेल ऑपरेटर है ना, ये जो डाइवर्जेंस है इसका मतलब है ये डेल ऑपरेटर। क्लियर? और इनटू में f वेक्टर फंक्शन। ठीक है, तो क्या हो जाएगा? अब दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट हो रहा है, तो दो वेक्टर क्वांटिटी का डॉट प्रोडक्ट, पहली बात तो स्केलर आएगा। सो डाइवर्जेंस क्या आता है वेक्टर फंक्शन का? स्केलर फंक्शन।
ग्रेडियंट और ग्रेडियंट फंक्शन वेक्टर क्वांटिटी होते हैं और डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन स्केलर क्वांटिटी होती है, मतलब स्केलर आता है। ठीक है, इन दोनों का डॉट कर दो। डेल क्या था मेरा, डेल ये ऑपरेटर था, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। इसका डॉट प्रोडक्ट इस F1 आई कैप, F2 जे कैप, F3 के कैप के साथ करना है। देखो क्या आएगा, तो डेल की वैल्यू मैंने लिख ली और ये F वेक्टर की वैल्यू मैंने लिख ली, इन दोनों का डॉट प्रोडक्ट करवा दिया। सो सिंपल क्या आएगा, डेल ओवर डेल एक्स F1 प्लस डेल ओवर डेल वाई F2, आई कैप जे कैप ये के कैप हट जाते हैं, डेल ओवर डेल जेड F3। क्यों हट जाते हैं वो तो आप समझ ही गए होगे ना, क्योंकि आई कैप के साथ आई कैप के मोड का स्क्वायर होगा और आई कैप का मोड 1 होता है क्योंकि ये यूनिट वेक्टर है। सो ऐसे ही आई कैप भी हट जाएगा, जे कैप भी और के कैप भी। सिंपली इनके कोफिशिएंट्स की गुणा हो जाती है डॉट प्रोडक्ट में, डेल ओवर डेल एक्स F1, डेल ओवर डेल वाई F2 एंड डेल ओवर डेल जेड F3। आई होप समझ में आ गया होगा। और ये एक स्केलर क्वांटिटी होती है। इस पेज पे जो मेन बात आपको ध्यान रखनी है, तो ग्रेडियंट ऑपरेटर, ये डेल ऑपरेटर है, ठीक है, इसको बोलते हैं ग्रेडियंट। इसकी वैल्यू ये होती है, ये एक वेक्टर है। ग्रेडियंट अगर सिंपल स्केलर फंक्शन का हमें निकालना हो तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ एफ, ग्रेडियंट ऑफ एफ। ठीक है, और जब इस एफ की जगह हम वेक्टर फंक्शन ले ले तो इसी का नाम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन हो जाता है। डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन करते वही है, मतलब डेल वेक्टर डॉट में एफ वेक्टर करते वही है, बस इस एफ की जगह वेक्टर फंक्शन आ जाता है। तो ये दो वेक्टर हैं, ये तो एक वेक्टर था एक स्केलर था, इसलिए वेक्टर क्वांटिटी आई थी। अब ये दोनों है वेक्टर और दो वेक्टर्स की डॉट स्केलर आती है। ठीक है, तो इसकी वैल्यू रख दी और ये एफ की वैल्यू रख दी, दोनों का डॉट करवा दिया, तो डॉट प्रोडक्ट हो जाएगा इसका ये, और ये स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी। सो डाइवर्जेंस निकालना आ गया, क्वेश्चन आएंगे जब और क्लियर हो जाएगा। अब आ जाइए आगे, नेक्स्ट पेज पे चलते हैं। अब देखो इसमें बहुत सारे ऐसे ऐसे रिजल्ट लिखे हैं मैंने जिनको एग्जामिनर डायरेक्ट पेपर में पूछ लेता है। ठीक है, तो चलिए आगे चलते हैं। नोट, इफ डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर दैट इज, अब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर क्या था, डेल डॉट एफ वेक्टर। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर 0 के बराबर है देन दिस एफ वेक्टर इज कॉल्ड सोलिनोइडल वेक्टर। अगर डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर 0 के बराबर है तो हम इस एफ वेक्टर को बोलते हैं सोलिनोइडल वेक्टर। क्लियर। अब आ जाइए कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। हमने ग्रेडियंट निकालना सीख लिया, डाइवर्जेंस निकालना सीख लिया, अब बात कर रहे हैं कर्ल की। कर्ल ऑफ वेक्टर फंक्शन, तो इसको डिनोट करते हैं कर्ल एफ वेक्टर से। क्लियर। और इस जब हम कर्ल एफ वेक्टर निकालना होता तो इसी डेल ऑपरेटर की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं एफ वेक्टर के साथ, इसी डेल ऑपरेटर की क्रॉस प्रोडक्ट करवाते हैं एफ वेक्टर के साथ, तो इसी को हम बोलते हैं कर्ल ऑफ एफ वेक्टर, डेल क्रॉस एफ। तो क्रॉस प्रोडक्ट निकालने के लिए ऊपर रखते हैं आई कैप जे कैप के कैप। अच्छा, इसके कोफिशिएंट क्या क्या थे, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। और एफ वेक्टर के क्या क्या थे, F1 F2 F3। इनका डिटर्मिनेंट निकाल दो, कर्ल आ जाएगा। और ये एक वेक्टर निकल के आएगा, तो ये एक वेक्टर क्वांटिटी है, कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन। दोबारा रिकॉल करो, जो ग्रेडियंट ऑपरेटर था वो क्या था, वेक्टर क्वांटिटी। ठीक है, ग्रेडियंट ऑफ अ फंक्शन वेक्टर क्वांटिटी थी। डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन, डाइवर्जेंस ऑफ अ वेक्टर फंक्शन थी स्केलर क्वांटिटी। और कर्ल ऑफ अ वेक्टर फंक्शन ये क्या थी, वेक्टर क्वांटिटी। सारी चीज हम समझ चुके हैं। ठीक है, अब इसी में कुछ नोट है, जैसे डाइवर्जेंस में नोट था सोलिनोइडल कब होगा, डाइवर्जेंस ऑफ एफ इज इक्वल टू 0, ऐसे ही कर्ल में भी है। इफ कर्ल एफ दैट इज डेल क्रॉस एफ इज इक्वल टू 0 देन एफ वेक्टर इज कॉल्ड इररोटेशनल वेक्टर। तो इस एफ वेक्टर को क्या कहते हैं, इररोटेशनल वेक्टर। ये कंडीशन है, याद कर लेना, डाइवर्जेंस ऑफ एफ अगर 0 है तो सोलिनोइडल वेक्टर, कर्ल एफ 0 है तो इररोटेशनल वेक्टर। इतनी बात समझ में आ गई। अब ये तीन बातें हैं, ये सेकंड थर्ड ये पॉइंट है, ये तीन बातें हैं। अच्छा, ये तो इसी की है, दो ही है, और ये थर्ड वाली ये है। इनको देखना, मैं जिस ट्रिक से आपको याद करवा रहा हूं ना, आपको उसी ट्रिक से याद करने और दिमाग में बिठा लेना है। पहले मेरी बात सुनो, किसी की ए ग्रेड आती थी तो हम कहते थे हो बहुत अच्छे नंबर आए हैं इसके तो, है ना। और किसी की बी ग्रेड आ जाती थी, उसको भी ये मानते थे कि हाँ इसके भी अच्छे ही हैं। लेकिन किसी की सी ग्रेड आ जाती थी ना, तो हम उसको कहते थे तू तो 0 के ही बराबर है, तेरी तो सी ग्रेड आई है। ठीक है, तो इसी से याद कर लो, देखो ये लिखा हुआ कर्ल ग्रेड फाई, इसके आगे क्या है सी,
और ये है ग्रेड, तो किसी की सी ग्रेड आए तो हम उसको जीरो मान लेते हैं, तो कर्ल ग्रेड फाई की वैल्यू जीरो होती है, पहले इतनी बात याद करो, ठीक है। कर्ल ग्रेड फाई इज इक्वल टू जीरो। अच्छा, इस ग्रेडियंट ऑफ फाई को हम डेल फाई भी लिख सकते हैं और बाहर कर्ल, तो इसमें कंफ्यूज होने की कोई जरूरत नहीं है। अगर ऐसे लिखा मिले तो भी जीरो लगा देना, ऐसे लिखा मिले तो भी जीरो लगा देना। जब हम इस जैसे ये फाई स्केलर फंक्शन है, इसके साथ इस डेल ऑपरेटर का यूज करते हैं तो इसको ग्रेडियंट फाई बोलते हैं। जब यहां इस फाई की जगह अगर कोई वेक्टर फंक्शन आ जाता तो इसी को हम डाइवर्जेंस ऑफ वेक्टर फंक्शन बोलते हैं, ठीक। तो ग्रेडियंट फाई लिखा हुआ है, इसको हम इस नोटेशन से भी लिख सकते हैं डेल फाई, तो भी इसका सी ग्रेड फाई, ये क्या है ग्रेड फाई, तो सी ग्रेड है तो जीरो। अच्छा, अब सुनो, आपने सुना होगा कि जब हम किसी पर जैसे तंज कसते हैं, ताना मारते हैं कि अच्छा तू बड़ा डीसी बनेगा, तो ये समझ लो कि जब कोई ऐसा कहता है तो उसके कहने की मतलब मंशा ये होती है कि वो उसको जीरो समझ रहा है कि तू कुछ नहीं बन पाएगा, तू अच्छा डीसी बनेगा, तो वो कहना चाह रहा है कि तू कुछ नहीं बन पाएगा, समझ गया, तो तू जीरो ही रह जाएगा। तो डीसी से याद कर लो, अगर कोई किसी को डीसी कह रहा है मतलब वो ये कह रहा है कि तू कुछ नहीं कर पाएगा, तू जीरो रह जाएगा। तो डीसी से याद कर लो, डी सी डाइवर्जेंस का कर्ल, डाइवर्जेंस और अंदर कर्ल एफ है, तो डाइवर्जेंस कर्ल एफ इज जीरो। ये क्वेश्चन, दो क्वेश्चन ये पता नहीं कितने टीचिंग एग्जाम्स में पूछे हुए हैं, तो रट लो इनको जैसे मैंने बताई है। सी ग्रेड है तो भी जीरो, मतलब कर्ल का ग्रेडियंट फाई है तो भी जीरो, और डाइवर्जेंस का कर्ल एफ है तो भी जीरो। इतनी बात समझ में आई। अब आगे देखो क्या बोल रहा है, डाइवर्जेंस ऑफ ग्रेड फाई। अच्छा, डाइवर्जेंस हम किस किस पे लगाते हैं, डाइवर्जेंस डाइवर्जेंस किस पे बोलते हैं, जब डेल ऑपरेटर किसी वेक्टर फंक्शन के साथ लग जाए, तो डेल ऑपरेटर डाइवर्जेंस का मतलब है ये डेल ऑपरेटर, ठीक है, और ग्रेडियंट फाई का मतलब है ये डेल फाई, डेल फाई, ठीक है। तो ये दो डेल हो गए, तो इनको हम लिख लेते हैं डेल स्क्वायर फाई, डेल स्क्वायर फाई। इतनी बात समझ में आ गई। तो ये डेल स्क्वायर को हम बोलते हैं लैप्लासियन ऑपरेटर। क्या बोलते हैं बोलो, लाप्लासियन ऑपरेटर। अच्छा, डेल स्क्वायर कैसे बना, डेल डॉट डेल करके बना है, और डेल की वैल्यू हमें पता है, डेल ओवर डेल एक्स आई कैप, डेल ओवर डेल जेड, डेल ओवर डेल वाई जे कैप, डेल ओवर डेल जेड के कैप। अच्छा, इन दोनों की डॉट जब हम कर देंगे तो एक स्केलर क्वांटिटी निकल के आएगी, डेल स्क्वायर, है ना। तो स्केलर क्या होगी, डेल एक्स की डेल एक्स के साथ डेल स्क्वायर अपॉन डेल एक्स स्क्वायर, डेल वाई की डेल वाई के साथ डेल स्क्वायर अपॉन डेल वाई स्क्वायर, और डेल जेड की डेल जेड के साथ डेल स्क्वायर अपॉन डेल जेड स्क्वायर। आई होप समझ में आ गया होगा। तो डेल स्क्वायर की वैल्यू ये होगी, ये भी ध्यान रखनी है आपको, कैसे आई वो भी बता दी, ठीक। तो ये 4 पॉइंट थे भाई, बिल्कुल अच्छे से कर लेना। इसमें से मैं गारंटी दे रहा हूं, वेक्टर कैलकुलस से अगर क्वेश्चन बनता है तो इसमें से जरूर पूछ लेता है, चाहे आपके किसी भी एग्जाम में आए कभी भी, बट इन 4 पॉइंट से क्वेश्चन कभी ना कभी आपके आगे जरूर आ जाएगा, ठीक है। पहली बात क्या थी, कर्ल एफ जीरो के बराबर है तो वो एफ वेक्टर जो है वो इरोटेशनल वेक्टर होगा। दूसरी ये थी सी ग्रेड, मतलब कर्ल ग्रेड फाई की वैल्यू जीरो होती है, कर्ल ग्रेड फाई की वैल्यू जीरो होती है। अब आप कहोगे कि यहाँ एफ वेक्टर भी तो, अरे भाई जब ग्रेडियंट लिख रहा है तो यहाँ कोई स्केलर फंक्शन ही है, ठीक है, तो आप इसको स्मॉल एफ लिख लेते या कुछ भी लिख लेते, तो ग्रेडियंट फाई का मतलब है कि कोई इस डेल ऑपरेटर के साथ कोई स्केलर फंक्शन है। सो सी ग्रेड है, इसका मतलब क्या वैल्यू होगी, जीरो, ठीक है। अब आ जाओ, कोई डीसी बन रहा है, मतलब डाइवर्जेंस का कर्ल, और कर्ल हमेशा वेक्टर फंक्शन का निकलता है, तो डाइवर्जेंस कर्ल एफ वेक्टर दिस इज इक्वल टू जीरो। इतनी बात समझ में आ गई। एंड डाइवर्जेंस ग्रेड फाई, डाइवर्जेंस का मतलब डेल ऑपरेटर, और ग्रेड फाई का मतलब डेल ऑपरेटर फाई के साथ है, तो ये हो जाएगा डेल स्क्वायर फाई। अब डेल स्क्वायर को बोलते हैं लाप्लासियन ऑपरेटर, और डेल स्क्वायर को अगर तोड़ के लिखे तो डेल डॉट डेल से बना है ये, तो इनका डॉट प्रोडक्ट जब हम करवाएंगे तो डेल स्क्वायर बाय डेल एक्स स्क्वायर, डेल स्क्वायर बाय डेल वाई स्क्वायर प्लस डेल स्क्वायर बाय डेल जेड स्क्वायर। ये 4 बातें आ गई। अब एक और मोस्ट इंपोर्टेंट फॉर्मूला आ रहा है, इसका प्रूफ मैं आपको जब आगे हम करेंगे तो उसमें आएगा इसका प्रूफ, अभी के लिए बस एज अ रिजल्ट इसको याद कर लो। मतलब जब हम ये डेल ऑपरेटर आर की पावर एन डॉट आर वेक्टर के साथ यूज करते हैं, इस डेल ऑपरेटर को लगाते हैं आर की पावर एन डॉट आर वेक्टर पे, तो इसकी वैल्यू क्या आती है, ये जो पावर एन है ना, आर की पावर एन, इस एन के साथ 3 जुड़ जाता है, मतलब एन प्लस 3, और ये आर की पावर एन एज इट इज, ये वैल्यू निकल के आती है इसकी। दोबारा सुनो, जब हम जब हम डेल ऑपरेटर लगाते हैं आर की पावर एन डॉट आर वेक्टर पे, जब हम डेल ऑपरेटर लगाते हैं आर की पावर एन डॉट आर वेक्टर पे,
तो इसकी वैल्यू क्या निकल के आती है, जो इसकी पावर है उसमें 3 जुड़ जाता है n+3 और ये r की पावर n एज इट इज, ये इसकी वैल्यू आती है। इसका प्रूफ है, बट इसका प्रूफ हम आगे करेंगे जब हम वेक्टर वेक्टर कैलकुलस को जब और आगे करेंगे, डाइवर्जेंस, कर्ल और वे ग्रीन्स थ्योरम, स्टोक्स थ्योरम, वहां पे आएगा इसका प्रूफ, वहां अच्छा प्रूफ है, तो वहां मैं इसको करवा दूंगा। ठीक है, अभी के लिए आप एज अ रिजल्ट याद कर लो। क्वेश्चन कैसे पूछा जाएगा, द वैल्यू ऑफ डेल ऑपरेटर r की पावर n डॉट r वेक्टर, इसकी वैल्यू बताओ क्या होगी, ऐसे डैश करके दे देगा, वेयर r वेक्टर इज x i कैप y j कैप z k कैप। ये r वेक्टर की वैल्यू क्या है, x i कैप y j कैप z k कैप। तो इसकी वैल्यू 4 ऑप्शन दे देगा, n+3r की पावर n, यही होगी n+3r की पावर n। क्लियर। अब एक और क्वेश्चन है, देखो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज सोलिनोइडल, 1 2 3 4, ये 4 ऑप्शन दे दिए, इन 4 ऑप्शंस में से ये पूछा है, बताओ इन चारों में से कौन सा सोलिनोइडल है। सोलिनोइडल की कंडीशन आपको याद होनी चाहिए, सोलिनोइडल की कंडीशन थी डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0। तो इसका डाइवर्जेंस निकाल के देखो, अगर 0 आ जाए तो सोलिनोइडल है, इसका डाइवर्जेंस निकाल के देखो 0 आ जाए तो सोलिनोइडल है। ठीक है, इन सब का हम डाइवर्जेंस निकाल के देखेंगे। तो देखो, अब अभी बताया, देखो ये जो फॉर्मूला था, ये एक वेक्टर ही तो है और इस पे हम डेल ऑपरेटर लगा रहे हैं, तो इसका मतलब हम इसका डाइवर्जेंस ही तो निकाल रहे हैं, है ना। सो डाइवर्जेंस, इस चीज का डाइवर्जेंस निकालना मुझे आता है, फॉर्मूला है मेरे पास n+3 r की पावर n। ठीक है, और ये भी देखो ऐसा ही है, ये जो वेक्टर है r की पावर 3 डॉट r वेक्टर, है ना। ये देखो r की पावर 1 डॉट r वेक्टर। इज इट क्लियर, समझ में आ रहा है या नहीं। ये देखो r वेक्टर अपॉन r का क्यूब, मतलब r की पावर -3 डॉट r वेक्टर है, ये r की पावर -2 डॉट r वेक्टर है। तो इसका डाइवर्जेंस निकालने का फॉर्मूला मेरे पास है कि जो पावर है उसमें 3 जोड़ो और r की पावर n को एज इट इज लिख दो। तो पहले में n की वैल्यू कितनी है, 3, तो मैंने लिख लिया a में n की वैल्यू 3 है। ठीक, सोलिनोइडल की कंडीशन है डाइवर्जेंस ऑफ f वेक्टर इज इक्वल टू 0, अगर है तो सोलिनोइडल है। तो हमने इस पे डाइवर्जेंस लगाया, जो हमें गिवन था r की पावर 3 डॉट r वेक्टर। इसका डाइवर्जेंस कैसे निकलेगा, जो पावर 3 है उसमें 3 जोड़ो, मतलब n+3 करना था ना, तो n है इसका 3, 3+3 और r क्यूब एज इट इज, तो 6r क्यूब आएगा, ये 0 तो नहीं आया, तो दिस इज नॉन जीरो, तो a तो सोलिनोइडल होगा नहीं। b देखो, b क्वेश्चन क्या था, b पार्ट में n की वैल्यू 1 थी, r डॉट r वेक्टर। सो हमें इसका डाइवर्जेंस निकालना है, सो डेल वेक्टर, वेक्टर लगाओ भाई इन पे, डेल ऑपरेटर जो है ये। सो r इंटू आर वेक्टर, n की वैल्यू कितनी है इसमें 1, तो 1+3 और ये एज इट इज आ जाएगा r, ये भी 0 नहीं आया। अब नेक्स्ट चेक करते हैं सी क्वेश्चन क्या था, ये था r की पावर -3 डॉट r वेक्टर, इसमें n की वैल्यू कितनी है -3, सो -3+3 और ये एज इट इज r की पावर -3, यहां से ये 0 बन जाएगा, सो ये सोलोनोइडल होगा, सी ऑप्शन इज करेक्ट। डी भी चेक कर लेते हैं, n की वैल्यू -2, सो हमने डाइवर्जेंस निकालना था r की पावर -2 डॉट r वेक्टर का। ठीक है, तो इसमें -2 पावर में पहले 3 जुड़ेगा, -2+3 इंटू r की पावर -2 एज इट इज, दिस इज नॉन जीरो, ये भी नॉन जीरो है, सो सी ऑप्शन इज करेक्ट। अब आ जाइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, इफ r वेक्टर इज पोजीशन वेक्टर, अगर r वेक्टर पोजीशन वेक्टर है, देन डाइवर्जेंस ऑफ r वेक्टर इज, तो पोजीशन वेक्टर है तो सिंपल पोजीशन वेक्टर हम क्या लेते हैं, xi कैप y j कैप z k कैप, तो r वेक्टर मैंने पोजीशन वेक्टर मान लिया, xi कैप प्लस y j कैप प्लस z k कैप। इसका डाइवर्जेंस निकालना है, तो डेल लगाओ इस पे, डेल ऑपरेटर, डेल डॉट r वेक्टर, तो इस पे डेल, दोनों वेक्टर फंक्शन हो गए तो इनका डॉट प्रोडक्ट स्केलर आएगा, सो डेल ओवर डेल x और ये x, डेल ओवर डेल y y, डेल ओवर डेल z z। ठीक है, तो डेल x से ये कट गया, 1 आ जाएगा, यहाँ भी 1 और ये भी कट के 1 आ जाएगा, तो 3 आंसर है। तो आगे से आपको ये रिजल्ट ध्यान रखना है कि अगर पोजीशन वेक्टर का हम डाइवर्जेंस निकालते हैं, मतलब xi कैप y j कैप z k कैप का अगर हम डाइवर्जेंस निकालते हैं तो उसकी वैल्यू 3 होती है, ये एज द रिजल्ट मान के याद करना, निकालना नहीं है, वहां पर टाइम बर्बाद नहीं करना है। सिंपल, अगर पोजीशन वेक्टर है उसका डाइवर्जेंस निकालना है तो उसका डाइवर्जेंस 3 आएगा, डायरेक्ट यूज करेंगे हम इसको। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखो, एफ वेक्टर गिवन है मुझे, ये इज सोलोनोइडल, और ये सोलोनोइडल इसको बोल रहा है कि ये सोलोनोइडल है। सोलोनोइडल का मतलब डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 0,
तो इसका डाइवर्जेंस निकाल दो, उसको जीरो के इक्वल पुट कर दो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी। तो इसका डाइवर्जेंस निकालो। देखो इसका डाइवर्जेंस निकालने का मतलब, डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर का मतलब है डेल ऑपरेटर डॉट एफ वेक्टर मुझे निकालना है। इसी को ही हम डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर बोलते हैं। जब हम किसी वेक्टर पे ये ग्रेडियंट ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं डाइवर्जेंस ऑफ एफ वेक्टर। जब हम किसी स्केलर फंक्शन पे डेल ऑपरेटर लगाते हैं तो उसको बोलते हैं ग्रेडियंट ऑफ फंक्शन, क्योंकि वो सिंपल फंक्शन है, वेक्टर फंक्शन नहीं है। ठीक है, तो डेल डॉट एफ वेक्टर निकालो, डेल ओवर डेल एक्स ये वाली वैल्यू, प्लस डेल ओवर डेल वाई ये वाली वैल्यू, प्लस डेल ओवर डेल जेड ये वाली वैल्यू, डॉट कर दिया इस ग्रेडियंट के साथ इस सारे का। इसका डेरिवेटिव लो अब एक्स के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 5, इसका डेरिवेटिव लो वाई के रिस्पेक्ट में आ जाएगा लैम्डा, और इसका डेरिवेटिव लो जेड के रिस्पेक्ट में आ जाएगा 7। ठीक है, अब ये क्योंकि सोलेनोइडल गिवन था तो इसको जीरो के इक्वल पुट करो, लैम्डा की वैल्यू आ जाएगी -12। आई होप समझ में आ गया होगा, खुद करके देखोगे तो और अच्छे से आ जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, इफ एफ वेक्टर इज इक्वल टू 5x स्क्वायर जेड आई कैप माइनस 7xy स्क्वायर जे कैप प्लस 12x प्लस 7z के कैप। ठीक है, ये मुझे एफ वेक्टर गिवन है। देन डेल ऑपरेटर डॉट डेल वेक्टर क्रॉस एफ वेक्टर, इसकी वैल्यू मुझे बतानी है। अब बताओ, ये क्रॉस है, दो वेक्टर्स का क्रॉस प्रोडक्ट है, तो बताओ एक वेक्टर फंक्शन आएगा ना ये, तो इसका मतलब ये जो ऑपरेटर है इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस बार वाले को, क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन का हो रहा है, ग्रेडियंट ऑपरेटर वेक्टर फंक्शन का हो रहा है ना, तो इसको हम बोलेंगे डाइवर्जेंस, क्योंकि ये वेक्टर फंक्शन का निकाल रहे हैं हम। और अंदर तो कर्ल एफ है ही, डेल क्रॉस एफ कर्ल एफ बोलते हैं हम इसको। और डीसी क्या होता है, डीसी 0, सीधा आंसर इसका तो हमें रिजल्ट याद कर रखा है। ठीक है, और क्वेश्चन किस तरह से पूछा जा सकता है, देखो एफ वेक्टर इज इक्वल टू एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड आई कैप प्लस बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड जे कैप 4x प्लस सी वाई प्लस 2z के कैप। ये मुझे एक वेक्टर फंक्शन दे दिया गया है। इज इररोटेशनल, इररोटेशनल का मतलब क्या था, इररोटेशनल का मतलब था कर्ल f0, कर्ल f0 होगा। देन वैल्यूज ऑफ a कोमा b कोमा c, तो इसका कर्ल f निकालना पड़ेगा और a कोमा b कोमा c की वैल्यू आ जाएगी। कर्ल f निकाल के 0 के इक्वल पुट करना है। ये देखो, इररोटेशनल का मतलब कर्ल f इज इक्वल टू 0, तो कर्ल f निकालने के लिए आई कैप जे कैप के कैप। ठीक है, और इसका मतलब है डेल क्रॉस एफ, कर्ल एफ का मतलब क्या है, डेल क्रॉस एफ। तो डेल की क्या क्या होते हैं कोफिशिएंट, डेल ओवर डेल एक्स, डेल ओवर डेल वाई, डेल ओवर डेल जेड। ठीक है, और एफ वेक्टर के कोफिशिएंट क्या क्या है, पीछे जो दिए थे वो हमने लिख लिया, एक्स प्लस 2y प्लस ए जेड, बी एक्स माइनस 3y माइनस जेड, 4x प्लस सी वाई प्लस 2z। ठीक है, अब ये डिटर्मिनेंट निकालना बस, और कुछ नहीं करना, डिटर्मिनेंट निकाल दो, वैल्यू 0 आ जाएगी। देखो एक करके बता देता हूं, सबसे पहले हम आई कैप लेंगे, आई कैप को लिया इधर, इन दोनों की होती है मल्टीप्लाई, है ना, और विद रिस्पेक्ट टू वाई हमें इसको डिफरेंशिएट करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू वाई डिफरेंशिएट करेंगे तो वैल्यू आएगी केवल सी, तो इधर से आ गया सी। अब बीच में साइन आएगा माइनस का, क्योंकि डिटर्मिनेंट निकालना आपको आता होगा, जब इन दोनों को मल्टीप्लाई करते हैं तो यहाँ पे माइनस का साइन आता है, तो एक हो गया माइनस का साइन। अब विद रिस्पेक्ट टू जेड इसको मल्टीप्लाई इसका डेरिवेटिव करना है, तो विद रिस्पेक्ट टू जेड करेंगे तो इसका आएगा -1, और इसके एक माइनस पहले से ही था तो प्लस का 1 हो जाएगा। ठीक है, तो c प्लस 1 आई कैप, ऐसे ही इनको निकाल लेना और 0 के बराबर पुट कर देना। ठीक है, फिर एक एक करके a b c की वैल्यू, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो c की वैल्यू आ जाएगी, इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो a की आ जाएगी, और इसको 0 के इक्वल पुट करोगे तो b की वैल्यू आ जाएगी। यही वैल्यू हमको निकालनी थी। आई होप समझ में आ गया होगा। अब आगे बढ़ते हैं नोट पे, ये नोट क्या कह रहा है, और एक आध रिजल्ट है बस ये। ठीक है, ये एक आध रिजल्ट है, फिर उसके बाद एक टॉपिक बचेगा डायरेक्शनल डेरिवेटिव, और बस काम खत्म हो जाएगा। ये कितने मिनट की, 28 मिनट की क्लास हो चुकी है, वाह वाह। देखते हैं फिर डायरेक्शनल डेरिवेटिव को नेक्स्ट में ले लेंगे, नेक्स्ट वीडियो में, अगर ज्यादा बड़ी हुई तो वीडियो। यस, आ जाइए, देखो नोट है आगे, नोट है ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, या तो मैं मैग्नीट्यूड बोलूं या नॉर्म बोलूं, एक ही बात है। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड लेस देन इक्वल टू होगा ए वेक्टर का मैग्नीट्यूड बी वेक्टर के मैग्नीट्यूड के। इसको हम बोलते हैं कोशी-स्क्वार्ज इनइक्वालिटी, जब ये मल्टीप्लीकेशन में होती है, और जब यही चीज बीच में एडिशन हो, ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का नॉर्म छोटा बराबर होगा ए वेक्टर का नॉर्म प्लस बी वेक्टर का नॉर्म। ठीक है, अलग अलग करने पर, चाहे मल्टीप्लीकेशन हो चाहे एडिशन हो, अलग अलग करने पर बड़ा आएगा। जब हम दोनों को अलग अलग कर देंगे तो ये बड़े बन जाते हैं। ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर का नॉर्म
इज लेस देन इक्वल टू ए का नॉर्म बी का नॉर्म, या बोलो मोड, एक ही बात है। ए वेक्टर प्लस बी वेक्टर का मोड इज लेस देन इक्वल टू ए वेक्टर का मोड प्लस बी वेक्टर का मोड। ये लिख के और ये चार नाम दे देगा, बताओ ये क्या कौन सी इनइक्वालिटी है? तो ये कोशी स्क्वार्ज इनइक्वालिटी है और ये ट्राइंगल इनइक्वालिटी है, याद कर लेना। ये बात समझाई हुई है, डॉट प्रोडक्ट स्केलर क्वांटिटी होती है और क्रॉस प्रोडक्ट से वेक्टर क्वांटिटी आती है, ठीक। अब डेरिवेटिव करते वक्त हम ऑपरेशन किस तरह यूज करेंगे वेक्टर्स में? अगर कोई कांस्टेंट की मल्टीप्लिकेशन कर रहे हैं वेक्टर के साथ और उसका डेरिवेटिव करना है तो कांस्टेंट को बाहर रख देंगे, केवल जो वेक्टर है उसी का डेरिवेटिव हम करेंगे, सी इंटू वी वेक्टर का डेरिवेटिव। अगर यू वेक्टर प्लस वी वेक्टर है और उसका डेरिवेटिव करना तो यू वेक्टर का डेरिवेटिव अलग और वी वेक्टर का डेरिवेटिव अलग और दोनों को जोड़ दो। अगर प्रोडक्ट है, डॉट प्रोडक्ट है या क्रॉस प्रोडक्ट है तो उनका डेरिवेटिव कैसे करना है? देखो बहुत आसान है, एक टेक्निक बता रहा हूं याद करने की, उसी से आप याद कर लेना। जो ये लेफ्ट साइड में है ना, जैसे u लेफ्ट साइड में है, ठीक, तो इस u पे डेरिवेटिव लेफ्ट साइड में ही लगेगा आगे, और v वेक्टर पीछे है ना तो इस पे पीछे ही लगेगा डेरिवेटिव। देखो इसमें पीछे v पे डेरिवेटिव लग रहा है, ठीक। तो क्या हुआ, पहले का डेरिवेटिव v वेक्टर सेम प्लस u वेक्टर सेम और पीछे v का डेरिवेटिव, समझ जाना ध्यान से, और इसी सीक्वेंस में लगाना है, ठीक है। इसमें तो चलो डॉट प्रोडक्ट में तो आंसर चेंज नहीं होगा, बट क्रॉस प्रोडक्ट में आंसर चेंज हो जाएगा अगर आगे पीछे कर दोगे तो इनको, ठीक है। तो इसमें भी वैसे ही याद करो और क्रॉस में भी वैसे ही याद करो ताकि कोई कंफ्यूजन हो ही ना, ठीक है। जो लेफ्ट साइड है उसको लेफ्ट में ही रखेंगे और आगे आएगा वो, और जो पीछे है वो पीछे आएगा, सबसे पीछे, उसी पे डेरिवेटिव होगा। तो u वेक्टर का डेरिवेटिव इधर, फिर आया v वेक्टर सेम प्लस u वेक्टर सेम और v वेक्टर का पीछे डेरिवेटिव। ऐसे ही क्रॉस में u वेक्टर का डेरिवेटिव आगे आएगा, बीच में क्रॉस v वेक्टर प्लस u वेक्टर सेम क्रॉस v वेक्टर, पीछे वाले का डेरिवेटिव पीछे, ठीक है। तो ये चारों फॉर्मूले अच्छे से लिख के देख लेना, याद कर लेना। मेनली तो ये दो करने हैं आपको याद, ऊपर के तो आप कर ही लोगे। अब आगे देखिए, नोट है फाई एक्स वाई जेड इज अ डिफरेंशिएबल फंक्शन ऑफ एक्स कोमा वाई कोमा जेड, और मेरे को निकालना है डी फाई। अगर डी फाई निकालना है तो इसकी वैल्यू सिंपल होगी, इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स प्लस इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई और इसका डेरिवेटिव करो विद रिस्पेक्ट टू जेड डी जेड। ये डी फाई निकालने का फॉर्मूला है, ठीक। एक बार जितने भी ये रिजल्ट करवा रहा हूं आपको सारे याद करते जाने हैं अच्छे से, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं आएगी, सारा काम हम फटाफट कर लेंगे। फिर अगर फाई एक्स एक्स वाई जेड की टर्म्स में दिया हो और डी फाई निकालना हो तो विद रिस्पेक्ट टू एक्स डी एक्स, इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू वाई डी वाई प्लस इसका डेरिवेटिव विद रिस्पेक्ट टू जेड डी जेड, बस हो गया खत्म, ठीक है। अब एक नोट और बचता है, जो ग्रेडियंट फाइव इज अ वेक्टर, पहली बात तो ये एक स्केलर फंक्शन था, इसका हम ग्रेडियंट लेंगे तो वो एक वेक्टर निकल के आएगा, और वो जो वेक्टर होगा ना वो सरफेस के वो सरफेस के नॉर्मल वेक्टर आएगा। ग्रेडियंट फाई इज अ वेक्टर, ग्रेडियंट फाई क्या है, एक वेक्टर है जो नॉर्मल टू इट सरफेस, जिस सरफेस पे है वो उसके नॉर्मल होगा। आ गई बात समझ में? नॉर्मल टू इट सरफेस एक्स कोमा वाई कोमा जेड, मतलब आउटवर्ड होगा ये ग्रेडियंट फाई वेक्टर। अच्छा, क्वेश्चन बोलेगा मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज निकालो इन एनी स्केलर फंक्शन में, कोई स्केलर फंक्शन है उसमें मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज निकालो, तो वो क्या होगा, मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन एनी स्केलर फंक्शन इन इज इन डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई वेक्टर। किस डायरेक्शन में होगा, ग्रेडियंट फाई वेक्टर की डायरेक्शन में होगा। अगर वो कहे मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज निकालो, किसी स्केलर फंक्शन में मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज निकालो, तो मतलब वो कह रहा है कि ग्रेडियंट फाई निकाल दो। आई बात समझ में? अगर वो कहे कि वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस निकालो एक्स वाई जेड के, वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस निकालो, तो वो ग्रेडियंट फाई मांग रहा है, वो ग्रेडियंट फाई ही वेक्टर नॉर्मल टू द सरफेस होता है। तो ये दो बात आ गई समझ में। वेक्टर नॉर्मल टू इट सरफेस एट एक्स वाई जेड इज ग्रेडियंट फाई, आउटवर्ड साइड में आता है ये, और मैक्सिमम रेट ऑफ इंक्रीज इन एनी स्केलर फंक्शन इज इन द डायरेक्शन ऑफ ग्रेडियंट फाई। दोनों पॉइंट याद हो जाने चाहिए। इज इट क्लियर? तो यहां पर हमारा ये टॉपिक खत्म होता है, और अगली क्लास में मैं डायरेक्शनल डेरिवेटिव करवाऊंगा। ये मान लो 20-25 मिनट की क्लास हो जाएगी, तो अभी के लिए आप इतना ही करिए क्योंकि 34 मिनट की क्लास ऑलरेडी हो चुकी है। देखो भाई, जिसने भी चैनल को सब्सक्राइब ना किया हो, भागना नहीं है, रुको पहले, ऐसे ही भाग लेते हो गई क्लास, बात को सुन के जाया करो। लास्ट में मैं काम की बात बताता हूं, ठीक है? क्या है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें, और वीडियो ये खत्म
करके और कमेंट करके जरूर बता के जाया करो कि क्लास समझ में आई है या नहीं आई है। ठीक है, और हो सके तो चैनल को सब्सक्राइब कर दो, वीडियो को लाइक भी किया करो। आप कमेंट कर देते हो, लाइक नहीं करते हो वीडियो को लाइक भी किया करो। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय बाय, थैंक यू।